नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल मेरे YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एप्पल इंडिया कंपनी के बारे में। एप्पल इंडिया कंपनी है जिसका NSE कोड है AFFLE, जो IT सर्विसेज और कंसल्टिंग का काम करती है। ये कंपनी सन 2006 के अंदर भारत में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो IPO है वो अगस्त 2019 के अंदर आया था 745 रुपये पर शेयर के भाव पर, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 25% प्रीमियम पर हुई थी। उसके बाद में कंपनी के जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर गया, लेकिन जब मार्च 2020 के अंदर मार्केट क्रैश हुआ था तब इसका भाव 899 रुपये प्रति शेयर पर भी आ गया था। और अभी जो फिलहाल में इसका जो भाव है वो है 5200 के आसपास। तो आज हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। मैं इस कंपनी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस के बारे में बात करेंगे, फिर इस कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर इस कंपनी की जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद में इस कंपनी के जो फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, और जो फिफ्थ नंबर की है वो इस कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो करंट पे सस्ते हैं या महंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। हम पहले देखते थे कि जो एडवर्टाइजमेंट थे वो न्यूज़पेपर में आते थे, टीवी चैनल में आते थे, या FM रेडियो पे, या फिर हमें जैसे बड़ी सिटी के अंदर जाते थे तो बोर्ड में या बैनर के हिसाब से या टेम्पलेट्स में मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे अभी डिजिटल का जो वर्ड है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो अभी एडवर्टाइजमेंट का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी जो कंपनियां वो एडवर्टाइजमेंट डिजिटल में कर रही हैं। तो ये जो कंपनी है ये इसका काम है जो आपको एडवर्टाइजमेंट है आपके मोबाइल पे जो आते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग। एग्जाम्पल, जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील या मनी कंट्रोल कोई भी साइट पे आप विजिट करते हैं और उसमें आप किसी भी ऑप्शन को चूज करते हैं या वो आइटम आपने परचेज नहीं किया, उसके बाद में आप वहां से निकल के जैसे आप गूगल पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे जैसे आप सर्च करते हैं तो वहां पे वो ऐड आपको दिखाने लग जाता है। ये जो ऐड वहां पे दिखाता है ये इसी कंपनी का काम है। ये जो एप्पल इंडिया है वो यही काम करती है। इसी चीज को हम बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। मतलब जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उसी से रिलेटेड आपको ये एडवर्टाइजमेंट देती है। इसके जो बिजनेस के जो वर्टिकल हैं वो दो वर्टिकल हैं। जो पहला वर्टिकल है इसका वो है कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सेगमेंट। दूसरा नंबर का जो इसका वर्टिकल है वो है एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म सेगमेंट। जो इसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है 97.2% वो इसका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सेगमेंट से आता है। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सेगमेंट में ये कंपनी जो काम करती है वो है, मैंने बताया आपको, एडवर्टाइजमेंट का जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट आपको मिलते हैं आपके स्मार्टफोन पे। सेकंड नंबर पे जो इसका एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म सेगमेंट है उससे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ओनली 2.8% आता है। उसमें कंपनी करती क्या है, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट करती है, ई कॉमर्स जो कंपनियां उनके लिए एप्लीकेशन बनाती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जो बाकी चीज है ये डाटा एनालिसिस करके भी आपको सर्विसेज देती है। अब इस कंपनी का FY20 के अंदर 2.1 बिलियन जो डिवाइसेस थी उन पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने 550 बिलियन डाटा को उन्होंने एनालिसिस किया है। इन्होंने हाल ही में 18 पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, उसमें से 2 पेटेंट इनको USA में ऑलरेडी मिल भी चुके हैं। तो ये सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे डे बाय डे ये कंपनी है जो डिजिटल मार्केट में अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। अब अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं इस कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कि ये कंपनी अभी फिलहाल अच्छा कर रही है तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि कंपनी अच्छा करेगी। अब इसमें हम बात करते हैं, इस कंपनी के पास खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर है। मतलब ये कंज्यूमर या यूजर से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करती है और उनको रिसर्च करके उनके पास में एड प्रोवाइड करवाती है।
ये कंपनी का खुद का क्लाउड सर्विसिंग सेंटर है। दूसरी चीज, इस कंपनी के पास में स्टोरेज, जो डेटा ये यूजर्स का डेटा लेती है उसको स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो इस कंपनी के खुद के पास में है, खुद के पास इसका सेंटर है। तीसरी चीज, इस कंपनी के पास खुद का एल्गोरिथम सेंटर है। एल्गोरिथम सेंटर होता क्या है कि जैसे आपने किसी भी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या मनी कंट्रोल पे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज देखी, तो जिस चीज में आपकी रिक्वायरमेंट है वही चीज आपको, अगर आप नेक्स्ट में कोई वेबसाइट या कोई जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको ये ऐड देती है। अगर आपको रिक्वायरमेंट अगर किसी स्टॉक ब्रोकर की है या म्यूचुअल फंड की है तो उसी से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट देगी। ऐसा नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट तो लैपटॉप परचेज करने की है और ये आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड देगी। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो उसी से रिलेटेड आपको ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी देती है। तो इसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम सेंटर, या जिसको आज के टाइम पे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद में ये जो कंपनी है वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है, तो इसको असेट परचेज करने की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है। तो इस जो कंपनी पे जो एक्सपेंस रेशो आता है ईयरली बेसिस पे, जो खर्चा होता है वो भी इसका कम होता है, ताकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती है इससे। इसके पास जो कंपनी काम करती है वो CPCU, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, मतलब जितने लोग इसके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं उतना इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें 3 बेस पे काम किया जाता है, या तो कोई भी ऐड किया आपको उस पर क्लिक्स मिले, या उस पर व्यूज मिले, या उस पर इम्प्रेशंस मिले। तो ये जो कंपनी है वो तीनों पे ही काम करती है, क्लिक्स पे भी, व्यूज पे भी और इम्प्रेशंस पे भी। तो इसके बेस के ऊपर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो लाभ कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब ये जो कंपनी है इसकी खास बात एक और है, ये कस्टमर या के जो डेटा यूज करती है, एनालिसिस करती है, उसको की प्राइवेसी भी मेंटेन करती है, प्लस डाटा का प्रोटेक्शन भी देती है। ये चीज़ है क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ये उस जो कस्टमर और जो यूजर है उनका जो डेटा लेती है वो उसके सिर्फ बिहेवियरल डाटा का ही एनालिसिस करती है। ये कस्टमर या यूजर के पर्सनल डेटा का एनालिसिस नहीं करती है। तो इसी के बेस पे हाल ही में इसको यूएसए से 2 पेटेंट भी मिले हैं। तो इसका मतलब यह है इस कंपनी पे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं और इस पे यूजर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। अब अगर कंपनी अच्छा कर रही है लेकिन इस कंपनी का कंपटीशन है, वो ऐसी कौन सी कंपनियां जिनसे इनका कंपटीशन है? इस कंपनी का कंपटीशन है एक तो फेसबुक से, एक गूगल से, और एक है इनमोबी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है और वो इंडियन कंपनी है। तो इसका अभी नियर फ्यूचर के अंदर कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूचर की कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा रहेगा, तो हमें सबको पता है कि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल का ही रहेगा। अब हर जो बिजनेस है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ में मूव कर रहा है, प्लस जो गवर्नमेंट हमारी उसका भी फोकस है कि आने वाले टाइम पे हर चीज़ें डिजिटल के अंदर जाएं। अभी जो इंडिया है उसके अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो 18 से लेकर 30 साल के बीच की है, और सबसे ज़्यादा लोग अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, और ये जो कंपनी है वो सारे ऐड आपके स्मार्टफोन पे देती है। तो आने वाले टाइम पे इसका यूजर्स है वो ज़्यादा होंगे। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 2025 तक 410 बिलियन और कस्टमर ऐड होंगे स्मार्टफोन के। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग इसके यूजर्स होने वाले हैं और इसकी कितनी ग्रोथ है। अब अगर मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केट में ये कंपनी काम करती है, लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए जो कंपनियां हैं वो कितना खर्च करने के लिए तैयार हैं और अभी तक उन्होंने कितना खर्च किया। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें सन FY 2015 के अंदर ओनली 47 बिलियन उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था। FY 18 के अंदर 116 बिलियन, FY 19 के अंदर 160 बिलियन, और FY 20 में 210 बिलियन। FY 2024 का टारगेट है 500
539 बिलियन। इसका मतलब है कि एट द CAGR ऑफ 27%, मतलब हर साल 27% की यहाँ ग्रोथ होगी। इसी के बेस के ऊपर इस एफल इंडिया कंपनी ने सन 2020 में अपनी एक R&D सेटअप की है बेंगलोर में, जो इसके बिजनेस को एक्सपेंड भी करेगी और इसके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए नए इनिशिएटिव्स और इनोवेशंस भी लाएगी। अब अगर मैं किसी भी कंपनी के बारे में बात करूं तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट हमेशा मैं पढ़ूंगा। पहले इस कंपनी का हम देखते हैं रेवेन्यू। मार्च 2018 में इसका रेवेन्यू था 167 करोड़, मार्च 2019 में 247 करोड़, मार्च 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 334 करोड़, दिसंबर 2020 में 455 करोड़। इसका CAGR 44% है रेवेन्यू का। प्रॉफिट देखें तो मार्च 2018 में 28%, मार्च 2018 में 28 करोड़, मार्च 2019 में 49 करोड़, मार्च 2020 में 66 करोड़, दिसंबर 2020 के अंदर 92 करोड़। CAGR 54% प्रॉफिट का। अगर किसी भी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर उसका CAGR अगर 20% से ऊपर हो तो हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। और इस कंपनी का तो रेवेन्यू का CAGR है 44% और प्रॉफिट का CAGR है 54%, तो बहुत अच्छा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, मार्च 2018 में 27%, मार्च 2019 में 28%, मार्च 2020 में 26%, दिसंबर 2020 के अंदर 25%। अगर अब मैं इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ROE और ROC ये एक की पैरामीटर्स होते हैं। तो इस कंपनी की ROE रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2018 में 93.3% और मार्च 2019 में 68.1%, मार्च 2020 में 28.7%, दिसंबर 2020 में 33.8%। वही बात करूं मैं ROCE की, तो ROCE मार्च 2018 में 126.7%, मार्च 2019 के अंदर 75.3%, मार्च 2020 में 26.8% और दिसंबर 2020 के अंदर 28.2%। अब अगर मैं इस कंपनी की डेबिट टू इक्विटी रेशियो कि इस कंपनी पे कर्ज का जो रेशियो है वो कितना है, तो मार्च 2018 में 0 था, मार्च 2019 के अंदर 0.13, मार्च 2020 के अंदर 0.30, दिसंबर 2020 के अंदर 0.27, जो बहुत अच्छा है। अब अगर मैं इस कंपनी के रिजर्व की बात करूं, कितना कैश इसके पास रिजर्व है, तो मार्च 2018 में 6 करोड़ इसके पास रिजर्व था, मार्च 2019 में 48 करोड़ रिजर्व है, मार्च 2020 के अंदर 204 करोड़ रिजर्व है और दिसंबर 2020 के अंदर 246 करोड़ रिजर्व। तो इस कंपनी ने अपना जो कैश का जो रिजर्व है वो भी धीरे धीरे बढ़ाया है। इस कंपनी की अगर मैं अभी होल्डिंग देखूं तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो मार्च 2020 के अंदर 68.38% थी, जून 2020 में भी सेम थी, सितंबर 2020 के अंदर 68.38% और दिसंबर 2020 के अंदर 63.5%, जो लगभग 5% से अपनी प्रमोटर होल्डिंग है वो कम की है। FIS की जो होल्डिंग है वो मार्च 2020 के अंदर 7.54 थी, उसको अभी उन्होंने बढ़ा करके दिसंबर 2020 के अंदर 14.85% कर ली। DIS की जो होल्डिंग थी वो मार्च 2020 में 11.40, जो दिसंबर 2020 में 8.49% है, जो उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर ली। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो मार्च 2020 के अंदर 12.69% थी, जो अभी 12.86% है। तो इस कंपनी में अभी प्रमोटर भी जो होल्डिंग है काफी अच्छी रखते हैं और FIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो इसमें आप भी अपना निवेश कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कंपनी की, तो जब ये मार्च
अगस्त 2019 के अंदर लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की, तो इसका जो साल भर का जो मीडियन था, पी का जो औसत था वो था 59। और अभी जो इस कंपनी का जो प्रेजेंट में जो पी है वो पी है 149। तो उसके हिसाब से ये ओवर वैल्यूड लगता है। जो ये कम स्टॉक है एट प्रेजेंट में भी महंगा है, लेकिन जो इसके बिजनेस की जो फ्यूचर ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो ऐसी जगह काम करती है, ऐसे सेक्टर में काम करती है जहाँ बिजनेस की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, या फ्यूचर में उसके बिजनेस की ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो हमेशा महंगे वैल्यूएशन पे ही मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी नीचे आएगा ही नहीं आएगा। तो इसको खरीदने के दो तरीके हैं, या तो आप इस करंट वैल्यूएशन पे कुछ आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और जब फिर नीचे आए तो दोबारा आप अपना सेकंड ट्रांच इन्वेस्टमेंट का वो इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की एवरेज है वो नीचे आ जाएगी। या अभी आप है जो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां ना लॉन्ग रन में जाके ऐसी कंपनियां ही मल्टीबैगर बनती हैं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट एक तो अच्छा है, इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स वो अच्छे हैं, प्लस ये जिस बिजनेस में है वो बिजनेस अभी जस्ट मतलब ब्रेकआउट पे ही है, स्टार्ट ही हुआ है मान लीजिए आप। और इसके बिजनेस की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी काफ़ी संभावना है कि वो आने टाइम पे कई मल्टीफोल्ड टाइम्स है वो बढ़ेगा। तो आप इसमें निश्चिंत होकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है लंबे समय तक आप निवेशित रहें। ट्रेडिंग करके आज तक कोई पैसा नहीं कमा पाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम भी आएगी। धन्यवाद।